नमस्ते। संघीय भारत में राज्यों के बीच जल विवाद वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स इन फेडरल इंडिया। नदियों की एक नैसर्गिक विशेषता यह है कि वे इंसान द्वारा बनाई गई सरहदों को नहीं मानती। अपने बहाव क्रम में वे कई राज्य अथवा देश की सीमाओं का अतिक्रमण कर जाती है। चूँकि नदी का जल एक अत्यंत मानवोपयोगी साधन है, अतः इस पर अधिकार हेतु राज्यों और देशों के बीच विवाद होता आया है। जल न सिर्फ एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है बल्कि जीवन का आधार भी है। इसी कारण नदियों की महत्ता और भी बढ़ जाती है। नदियाँ धरती पर मीठे या पेयजल का जो प्रमुख स्रोत है। विश्व की अनेक सभ्यता संस्कृतियों का उद्गम और विकास नदियों के तटों पर ही हुआ है। चाहे वो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु और सरस्वती हो, या मिस्र नील हो, या मेसोपोटामिया दजला और फुरात की सभ्यता, या फिर चीनी सभ्यता पीली नदी, ये सभी सभ्यताएं नदी के किनारे ही पुष्पित पल्वित हुई। आज की भी विश्व की 80% आबादी ताजे जल के लिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, नील, टाइबर, राइन, डेन्यूब, येलो, मेकांग ऐसी बड़ी नदियों पर निर्भर करती है। लेकिन दुखद बात यह है कि जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और नदी जल के अत्यंत दोहन से नदियों के जल स्तर में लगातार कमी आ रही है, जिससे अनेक देशों के सामने जल समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। इतना सब होने के बाद भी गंदी राजनीति अपने फायदे के लिए नदी जल विवाद को फलने फूलने का अवसर प्रदान करती है और हमेशा इसे बनाए रखना चाहती है। पिछले 70 सालों में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में 70% की कमी आई है, जबकि जनसंख्या में लगभग 3.5 गुना की वृद्धि हुई है। अतः बढ़ती आवश्यकताओं और घटते जल स्रोतों के कारण भारत में भी नदी जल को लेकर विवाद देखने को मिलते हैं। कभी यमुना सतलज लिंक नहर या बरावी विवाद के पानी के लिए पंजाब हरियाणा में तनातनी होती है, तो कभी कृष्णा नदी का जल आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के लिए विवाद का कारण बनता है। ये कभी वंशधारा नदी जल का विवाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के समुद्र में उबाल ला देता है, तो कभी कावेरी के पानी का मुद्दा कर्नाटक और तमिलनाडु की जल सड़कों पर आग लगा देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में बहने वाली अधिकांश नदियों के जल बंटवारे को लेकर राज्यों में विवाद है। ये नदी जल विवाद भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों के बीच द्वेष का कारण बनते हैं, जिससे सहकारी संघवाद की अवधारणा को चोट पहुंचती है। अब यदि हम देश के अंदर बढ़ने वाली नदियों के जल बंटवारे पर विचार करें तो अनेक सवाल उठते हैं, जैसे क्या वर्तमान संवैधानिक प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय नदी जल बंटवारे का समाधान करने में सक्षम है? क्या पानी को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए? क्या नदी जल को लेकर राज्यों के बीच हो रहे झड़पों से भारत के संघीय ढांचे को खतरा है? इन समस्त प्रश्नों के समुचित उत्तर न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नदी जल समस्या को समझने में सहायक सिद्ध होंगे, अपितु केंद्र राज्य संबंधों को परखते हुए जल विवाद के स्थायी निदान का भी मार्ग प्रशस्त करेंगे। सच्चाई यह है कि भारत में कई राज्यों के बीच नदी जल विवाद आदि विद्यमान है, जिससे सहकारी संघवाद की अवधारणा चोटिल होती है। किंतु इतना कह देने से ही अनुच्छेद 262 या अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की अहमियत पर समाप्त नहीं हो जाती। दरअसल संघात्मक देशों के सामने एक जटिल चुनौती यह होती है कि संघ का निर्माण करने वाले विभिन्न राज्यों के आपसी संबंध सहज व तनाव रहित रहे। संविधान निर्माताओं को यह अनुमान था कि नदियों के जल बंटवारे का मुद्दा राज्यों के बीच विवादों का एक बड़ा कारण बन सकता है। वो यह भी समझते थे कि ऐसे विवादों का समाधान न्यायपालिका के भरोसे छोड़ देना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उन्हें आपसी सहमति, सुलह और मध्यस्थता के जरिए सुलझाने से राज्यों में परस्पर सौहार्द कायम हो रहेगा। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संविधान में अनुच्छेद 262 की व्यवस्था की गई। यह अनुच्छेद संविधान के जिस भाग में सम्मिलित व केंद्र राज्य संबंधों के अनेक पहलुओं को बयान करता है, यानी संविधान का अनुच्छेद 262 केंद्र राज्य संबंधों को ध्वनित करने वाला प्रावधान। यह अनुच्छेद संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का परिचायक है। अतः नदी जल विवाद को लेकर इसके औचित्य पर प्रश्न उठाना जल्दबाजी होगी। जहाँ तक इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की क्षमता पर सवाल है, तो यहाँ भी ध्यान देने योग्य है कि कोई कमजोर कानून नहीं है। इसके तहत संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निपटाने हेतु अधिकरण बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिकरण का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बराबर महत्व रखेगा, और तब जब केंद्र सरकार अधिकरण के निर्णय को स्वीकार कर लेगी तब वह उसे राजपत्र में शामिल कर देगी, जिससे मान्य राज्यों के लिए बाध्यकारी होगा। इस प्रकार देखें तो यह बहुत ही ठोस कानून लगता है, किंतु इस कानून में कुछ खामियां हैं, खासकर अधिकरण के गठन तथा इसके फैसले की कोई समय सीमा निश्चित न होने के कारण। आवेदन मिलने के बाद भी केंद्र सरकार कई बार लंबे समय तक अधिकरण का गठन नहीं करती तथा गठन के पश्चात भी अधिकरण अपना फैसला निलंब से देता था। हालांकि इसे सहकारिता आयोग 1988 की सिफारिशों के आधार पर 2002 में संशोधित कर लिया गया। फिर भी इस कानून के आधार पर गठित 8 अधिकरणों में से मात्र 3 अधिकरण इन विवादों का निपटारा कर पाने में सफल हुए हैं।
यह कमी जरूर रही। इसके पीछे राजनीतिक कारणों के साथ साथ इनके क्रियान्वयन की कमजोरी भी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह कि केंद्र राज्य संबंधों के विवेचन में यह उल्लेखनीय है कि दोनों के बीच का संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि केंद्र की सरकार कितनी मजबूत है। अगर केंद्र की सरकार एक दल की है और उसके पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर केंद्र का वर्चस्व बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि केंद्र में गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की प्रभावी भूमिका है तो स्वाभाविक तौर पर राज्यों की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ जाती है। इस आधार पर यदि देखें तो नदी जल समझौते की व्यवस्था के पीछे इस संवैधानिक प्रावधान इसके आधार पर बने कानूनों की कमजोरी नहीं बल्कि गठबंधन सरकार की मजबूरियां और क्षेत्रीय दलों का सशक्त उभार को ज़्यादा महत्व रखता है। पर हाँ, इस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सीमित किया जाना कौतूहल पैदा करता है। संघीय भारत में नदी जल विवाद में अक्सर यह सवाल उठता रहता है कि नदी जल के मामले में केंद्र का नियम मान्य होगा या राज्य का। यूँ तो नदी जल को राज्य सूची में रखा गया, किंतु नदी घाटी के नियमन और विकास को केंद्र सूची का विषय माना गया है। इस कारण यह मुद्दा और उलझता हुआ नजर आता है। कुछ विद्वान नदी जल विवाद के बने रहने के पीछे इसे एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। अतः उनकी मांग रहती है कि नदी जल को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया जाए। सामुदायिक जल प्रबंधन की हमेशा से वकालत करने वाले जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने भी पानी को समवर्ती सूची में लाने का समर्थन किया। वहीं सहकारी आयोग ने इसे राज्य सूची में रखने की अनुशंसा की थी। केंद्र सूची में इसे इस वजह से भी सीधे तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि नदी जल का व्यापक उपयोग किसी सिंचाई कार्यों में किया जाता है और किसी सिंचाई को निर्विवाद रूप से राज्य सूची का विषय माना गया। हालांकि वर्ष 2016 में जल संसाधन संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने नदी जल को समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की। स्थायी समिति की राय है कि यदि पानी पर राज्यों के बदले केंद्र का अधिकार हो तो जल का विवाद के साथ साथ बाढ़ सुखाड़ जैसी स्थिति से बेहतर ढंग से निपटना संभव हो सकेगा। स्थायी समिति की राय है कि यदि पानी पर राज्यों के बदले केंद्र का अधिकार हो तो नदी जल विवाद के साथ साथ बाढ़ सुखाड़ जैसी स्थिति से बेहतर ढंग से निपटना संभव रहेगा। पर क्या वाकई ऐसा होगा? यूँ तो नदी जल को राज्य सूची में रखा है, किंतु ये नदी घाटी के नियमन और विकास को केंद्र सूची का विषय माना गया है। इस कारण यह मुद्दा और उलझता हुआ नजर आता है। कुछ विद्वान नदी जल विवाद के बने रहने के पीछे इसे भी एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। अतः उनकी मांग रहती है कि नदी जल को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया जाए। सामुदायिक जल प्रबंधन की हमेशा से वकालत करने वाले जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने पानी को समवर्ती सूची में लाने का समर्थन किया। वहीं सहकारी आयोग ने इसे राज्य सूची में रखने की अनुशंसा की थी। केंद्र सूची में इस वजह से भी सीधे तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि नदी जल का व्यापक उपयोग किसी सिंचाई कार्यों में किया जाता है और किसी सिंचाई को निर्विवाद रूप से राज्य सूची का विषय माना गया है। यह बात सच है। समवर्ती सूची में आने से केंद्र पानी संबंधी जो भी कानून बनाएगा उसे मानना राज्य सरकारों की बाध्यता होगी। केंद्रीय जल विवाद हो या जल का कानून पूरे देश में एक समान लागू होंगे। पानी के समवर्ती सूची में आने के बाद केंद्र द्वारा बनाए गए कानून के समक्ष राज्यों के कानून स्वतः ही प्रभावी हो जाएंगे और जल बंटवारा विवाद में केंद्र का निर्णय अंतिम होगा। यह नदी जोड़ों परियोजना के संबंध में अपनी आपत्ति को लेकर अड़ जाने के राज्यों के अधिकार पर पाबंदी लग जाएगी। केंद्र इसे बेरोक टोक पूरा कर सकेगी, लेकिन इस बात में संदेह जरूर है कि इससे राज्यों के बीच नदी जल को लेकर होने वाले विवाद रुक जाएंगे। संभव है कि राज्यों की कृषि सिंचाई परियोजनाओं को इससे हानि पहुंचे तथा कि नदी जल उपयोग को लेकर तनाव और ज़्यादा गंभीर से सामने आया। एक तर्क यह भी है कि केंद्रीकरण से तानाशाही व्यवस्था को बल मिलता है, जबकि पानी समाज के लिए है तो उसके प्रबंधन की व्यवस्था भी समाज के हाथों में ही होनी चाहिए। ऐसे भी नदी जल की समवर्ती सूची में आने से जल अधिकार के संघर्ष और पानी के व्यवसायीकरण की संभावनाएं घटने की वजह बढ़ेगी। यहाँ यह बात भी समझने की है कि यदि नदी जल को लेकर वर्तमान में जो भी संवैधानिक स्थिति है उसका मतलब है कि केंद्र सरकार पानी को लेकर राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर सकती है। केंद्रीय जल नीति व केंद्रीय जल कानून बना सकती है, लेकिन उन्हें उसी रूप में या उनको नेता मानने के लिए वह राज्य सरकार को बाधित नहीं कर सकती। किंतु राज्य का विषय होने का मतलब यह कतई नहीं कि नदी जल के मामले में केंद्र का इसमें कोई दखल नहीं। राज्यों के बीच रहने वाली जल को लेकर जब विवाद हो जाए तो निसंदेह उसमें केंद्र दखल देने का अधिकार रखता है। इस अधिकार का उपयोग करते हुए ही तो एक समय केंद्र सरकार द्वारा जल रोकथाम एवं नियंत्रण कानून 1974 की धारा 58 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय जल आयोग का गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान संघात्मक होने के बावजूद एकात्मक हो जाता है, अर्थात विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249। अतः यह आवश्यक नहीं कि नदी जल को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाए। जहाँ तक की बात है संघीय ढांचे की, तो अब भी 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच नदी जल विवाद गहराता है तो ऐसे
ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे भारतीय संघीय ढांचे के टकराने का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो क्या सही मायनों में हमारा भारतीय संघ इतना कमज़ोर है कि वह नदी जल उपयोग के मामले में भी ढहने के कगार पर आ जाता है? क्या राज्यों के बीच अपने अधिकार को लेकर हुए संघर्ष का मतलब संघीय ढांचे की बर्बादी? और क्या सच में केंद्र राज्य के बीच का संबंध इतना नाजुक है कि नदी जल के अधिकार के मुद्दे पर सरकारी संघवाद की भावना उसमें डूब जाएगी? इन प्रश्नों के उत्तर संघीय ढांचे, सरकारी संघवाद और नदी जल विवाद के अंतर संबंधों को निरूपित करेगा। संघीय ढांचे का सामान्य अर्थ यह होता है कि भारत राज्यों का संघ है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक, आर्थिक और न्यायिक शक्तियों का बंटवारा है। भारतीय संघ राज्यों के आपसी सम्मिलित और समझौते का परिणाम नहीं, बल्कि एक संविधान सभा की एक स्पष्ट घोषणा जिसमें अपनी शक्ति और अधिकार से भारत की प्रभुत्व संपन्न जनता से प्राप्त किया था। यही वह वजह है कि इससे किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार संविधान नहीं देता। भारतीय संघ की प्रणाली को सहकारी संघवाद के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय और प्रशासनिक मामलों का सहयोग ही सहकारी संघवाद है। सहकारी संघवाद के तहत केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की भावना होती है। यह संघीय ढांचे का अधिकार है। संघीय ढांचे की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसकी हर इकाई खुद को संघ का एक अंश समझती है तथा तदनुरूप इसके विकास में अपना योगदान देती है। इस प्रकार के अटूट रिश्ते वाले संघीय ढांचे को नदी जल विवाद से खरोच की संभावना तो है, किंतु इसकी धराशायी होने के आसार तो कतई नहीं है। देखा जाए तो राज्यों के बीच हुए नदी जल विवाद से विद्वेष सृजन होता है और इसके त्वरित निपटान न होने की वजह से संघीय ढांचे के प्रति राज्यों में विश्वास पनपता है। कई बार केंद्रीकृत संघवाद, एकात्मक संघवाद और सौदेबाजी के संघवाद के समय सहकारी संघवाद की भावना लुप्त हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में नदी जल विवाद का फैसला केंद्र द्वारा थोपा जा सकता है या फिर से अत्यधिक विलंबित किया जा सकता है। जब राज्य सरकार अपनी ही जनता को अपने ही देश के पड़ोसी राज्य के स्वार्थ के कारण अपने भूभाग में बहने वाली नदी के जल से भी लाभान्वित नहीं कर पाती, तब उसमें अलगाव की भावना का अवतरण स्वाभाविक है। कावेरी, रावी, सतलज, व्यास, कृष्णा, महादयी नदी विवाद आदि से उपजा आक्रोश ऐसे ही उदाहरण है। कई दफा नदी जल विवाद आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता के कारण भावनात्मक मुद्दा भी बन जाता है तथा यह संघीय ढांचे के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में हमारे संघीय ढांचे का स्वरूप विपरीत नहीं होता है। इसके धराशायी होने की बात सोचना भी बेईमानी होगी। फिर भी इतना जरूर कहा जा सकता है कि बार बार उभरते नदी जल विवादों से संघीय ढांचा जटिल होता है तथा सहकारी संघवाद की भावना का क्षरण होता है। इसके समुचित समाधान का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अंततः यह भी कहा जा सकता है कि एक संघात्मक संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध न हो। चूँकि केंद्र दोनों सरकार एक ही नागरिक पर शासन करती है और उनके कल्याण के लिए कार्यों का संपादित करती है, इसलिए आपस में सहयोग और समन्वय आवश्यक है। यह बात सच है कि नदी जल बंटवारे को लेकर कई राज्यों में विवाद विद्यमान है, परंतु उनसे देश के संघीय ढांचे को अभी तक गंभीर नुकसान नहीं हुआ है। शायद हमारा सरकारी संघवाद इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि वह जल विवाद से बिखर जाए, पर सचेत रहने की आवश्यकता जरूर है। हालांकि नदी जल को संवर्धित सूची में शामिल किया जाए या नहीं यह अलग मुद्दा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में विधि पर विचार आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवादों का समाधान हेलसिंकी समझौता 1966 के अनुसार तर्कसंगतता तथा समानता के अधिकार पर किया जाता है। विवाद की स्थिति में आपसी चर्चा की जाती है और अंत में अंतर्राज्यीय प्राधिकरण का दरवाजा खटखटाया जाता है। इसी प्रकार भारत में जल विवादों का समाधान संविधान के अनुच्छेद 262 के आधार पर किया जाता है। संभव है इसमें कुछ खामियां हो या इस आधार पर बने बने अधिनियमों व अधिकारों के सही क्रियान्वयन में समस्या है। समय में इसमें कुछ खामियां हो या इस आधार पर बने अधिनियमों या अधिकरणों को सही क्रियान्वयन में समस्या है, फिर भी इसे खारिज नहीं किया जा सकता। यदि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि 1960 का सम्मान कर सकते हैं, नेपाल के साथ महाकाली नदी समझौता 1997 का निर्वाह कर सकते हैं, तो आखिर अपने देश में अंतर्राज्यीय नदी विवाद के लिए सर्वमान्य व सर्वस्वीकृति वैधानिकी का विकास क्यों नहीं कर सकते? यही हमारे सहयोगात्मक संघवाद को पुनः सत्य प्रमाणित करने की पहल होगी। थैंक यू।